हाँ भाई। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैक्रो का। मैक्रो की वजह से लास्ट यूनिट है ये, ठीक। अब अगर यूनिट का नाम अगर आप चेक करोगे तो यूनिट का नाम आपको दिखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिख रहा है ये। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बीओपी शॉर्ट में, ठीक है। बट ये जो पूरी यूनिट है इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है, इसके अंदर एक और चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखा जाए, अगर बात करी जाए, ठीक है, तो इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर कौन सा है? एक चैप्टर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। तो इसको हम पढ़ेंगे भी इसी तरीके से, क्या कि पहले हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। नीचे हेडिंग डालना, लिखो जरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को शॉर्ट में मैं FER बोलूंगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है FER, ठीक है। और जरा सबसे पहले डेफिनेशन लिखे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। लिखो, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड expressed in terms of expressed in terms of another currency, expressed in terms of another currency, full stop, ठीक है। अब जरा यहाँ नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल लिखो, ऐसे लिखो, 80 रुपीज पर डॉलर, ऐसे लिखना, 80 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और $1 ऐसे करके लिखना, 80 रुपीज, ठीक है। $1 80 रुपीज। अब जरा इसको ठीक से समझेंगे हम पूरी बात को, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, अब समझने की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई है उसके हमने। मैंने बोला फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है, हम एक करेंसी के प्राइस को अगर दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर्स को किस में एक्सप्रेस करा है? रुपीस में। या मैं बोल सकता हूँ मैंने रुपीस को किस में एक्सप्रेस करा है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसको हम लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं जैसे 80 रुपीज पर डॉलर, यानी अगर मेरे को $1 चाहिए है तो मेरे को 80 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तब मेरे को $1 मिलेगा, है ना। समझ रहे हो बात को? ठीक। तो यानी व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। समझ में आई बात? हाँ भाई, आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक लिखो जरा, लिखो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। नीचे लिखो पहला जो हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सचेंज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और थर्ड लिखना, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना, देखो अभी हमने आज क्या करा है? हमने देखो चैप्टर स्टार्ट करा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो का लास्ट चैप्टर होता है ये, है ना। और मैंने बोला पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? एक है हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रेट,
और दूसरा है हमारा ये कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हमने क्या स्टार्ट करा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करा है। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन बताई, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद में आ गए टाइप्स पे, अब हमें तीन टाइप पढ़ने हैं। एक है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है फ्लेक्सिबल, और एक है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो नीचे हेडिंग डालो, लिखो फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिखो जरा, इट इज, बल्कि इट रेफर्स टू, लिखो इट रेफर्स टू अ सिस्टम, it refers to a system in which exchange rate exchange rate is exchange rate is fixed by by government, by government or monetary authority, or monetary authority of the country, of the country। bullet point change, it remains it remains fixed, it remains fixed throughout the year, throughout the year, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड, it remains fixed throughout the year, and all the international, and all the international economic transactions, international economic transactions transactions take place take place at this predetermined rate, at this predetermined rate, full stop, at this predetermined rate, full stop। लिख लेना तो बता देना। हो गया भैया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो चैप्टर हमने स्टार्ट करा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके अंदर हमने तीन टाइप के एक्सचेंज रेट देख लिए हैं, कौन कौन से, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। और उसमें से हमने स्टार्ट कौन सा करा है, इसमें से हमने स्टार्ट करा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड। फिक्स का मतलब ये पूरे साल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो सरकार ने अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया कि 60 रुपीज पर डॉलर रहेगा, तो पूरे साल एक्सचेंज रेट हमारा यही रहने वाला है। ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट। पूरे साल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इसी रेट पे होता रहेगा। ये ऐसा सिस्टम है जहां पे इसको फिक्स कौन करता है, या तो हमारी सरकार करेगी, या कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी जिसके पास भी अधिकार रहेगा, वो इसको क्या करेगी, फिक्स करेगी। और पूरे साल क्या रहेगा, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन एंड इम्पोर्ट्स की ट्रांजेक्शन, वो इसी रेट पे होती रहेगी। यानी ये रेट जो है ये चेंज नहीं होता। क्या ये एट प्रेजेंट चल रहा है, एक दो कंट्री होंगी बस जो ये फॉलो कर रही होंगी, इसके अलावा सारी कंट्रीज ने इसको हटा दिया है।
अब कोई भी कंट्रीज फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो नहीं करता, सारी कंट्रीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करती हैं, ठीक है। और रादर बल्कि मैं बोलूंगा किसको फॉलो करती है, मैनेज फ्लोटिंग को। अब ऐसा क्यों है, क्या है, ये सारी बातें अभी हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने भी सिर्फ फिक्स एक्सचेंज सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया, हल्की सी डेफिनेशन लिखवाई है कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, एंड इट रिमेन्स फिक्स थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट दिस प्री डिटरमाइंड रेट। इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। यस भैया। वेरी गुड। अब हेडिंग डालो जरा, नीचे लिखो मेरिट्स, 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 ठीक है। पहला मेरिट लिखो, मेरिट का मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के फायदे और नुकसान, ठीक है। कि भाई इसके क्या फायदे थे, क्यों हम इसको फॉलो करते थे, और इसके नुकसान क्या था जिसकी वजह से हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो वही हमें इसके फायदे पढ़ने और नुकसान पढ़ने, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक। पहले लिखो इंश्योर्स, इंश्योर्स स्टेबिलिटी, इंश्योर्स स्टेबिलिटी, इंश्योर्स स्टेबिलिटी, ठीक है। लिखो फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ensures, ensures stability, ensures stability, ensures stability in the economy, ensures stability in the economy, ensures stability in the economy because any exporter or importer can operate, can operate freely, can operate freely without, without having, without having the notion of, of fluctuations, fluctuations, fluctuations in foreign payments, in foreign payments, full stop, ठीक है। हाँ भाई, तो पहली जो इसकी एडवांटेज है बहुत ही सिंपल है, जरा ढंग से सुनना, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम की पहली एडवांटेज है इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। किसको इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। अब ये किस चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन्स की स्टेबिलिटी रहती है। अब ये ट्रांजेक्शन्स की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ढंग से सुनना बात को। मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं हम सारी बातें। ये यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर है बंदा, ठीक। ये बंदा एक्सपोर्टर है। कौन है ये, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का मतलब कि इंडिया में सामान बनाता है और बाहर बेचता है, ठीक है। बाहर का बेचता है, ये बेचता है यूएसए में, ठीक है। और ये एक बंदा है यूएसए में, ये इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्टर है, ठीक है। इसको जरा हेड पहन देते हैं ताकि ये लगे यूएसए का, ये लो, ये यूएसए का बंदा है, ठीक है। इसको भी टाई लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यूएसए का बंदा, ये क्या करता है, ये इंपोर्ट करता है, ये सामान इसको बेचता है, ठीक है। और ये बंदा इसकी क्या करता है, ये बंदा इसकी पेमेंट करता है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब ढंग से सुनना बात। मैं बोल रहा हूँ ये बंदा, आज इसने यहाँ से डील फाइनल करी और यहाँ से सामान इसने एक्सपोर्ट करे। जिस दिन इसने सामान एक्सपोर्ट करे, बेचे सामान, इंडिया वाले की बात कर रहा हूँ, लो मैं लिख दूं, ये बंदा कहाँ का है, ये इंडिया का है। और ये बंदा कहाँ का है, ये यूएसए का है। तो मैं भी इंडिया वाले की बात कर रहा हूँ। इंडिया वाले ने सामान क्या करा, एक्सपोर्ट करा। और जिस दिन एक्सपोर्ट करा, उस दिन एक्सपोर्ट का प्राइस या एक्सचेंज रेट चल रहा था 60 रुपीज पर डॉलर। क्या चल रहा था, 60 रुपीज पर डॉलर। अब 60 रुपीज पर डॉलर चल रहा था, इसने सामान बेच दिया, सामान पहुंच गया। अब जनरली जो पेमेंट क्लियर होती है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी टाइम डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट क्लियर होती है। तो आज आफ्टर 2 मंथ्स,
यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आफ्टर आफ्टर 2 मंथ्स आज पेमेंट क्लियर होने का टाइम आया। पेमेंट कौन क्लियर करेगा? यूएसए वाला। तो यूएसए वाले ने क्या करा, यूएसए वाले ने पेमेंट क्लियर करने जा रहा है, बट इसको पता चला कि एक्सचेंज रेट पहुंच गया है 80 रुपीज पर डॉलर। चलो भाई बताओ, ये भी कंफ्यूज है, इसके भी ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गए हैं, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं। पेमेंट किस रेट से करी जाएगी बताओ, बोलो जल्दी से। छवि, बेटा बोलो। छवि, कार्तिक, प्रिया, शगुन। छवि, छवि तो छोड़ के भाग गई, कह रही मेरे से नहीं होगा। प्रिया और भैया शगुन। हाँ बोलो। 80 पर डॉलर से होगी पेमेंट। क्यों? जब इसने सामान भेजा था तब तो कम से कम यहाँ पे कितना चल रहा था, 60 चल रहा था। अब हाँ जी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 60 से होगी या 80 से होगी? तो आप बोलोगे भैया इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, या तो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। अब स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये बोलता कि भाई जो आज एट प्रेजेंट जो रेट चल रहा है, फ्यूचर में कितना भी चेंज हो जाए रेट यही रहेगा 60। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई फ्यूचर में जो रेट चल रहा होगा पेमेंट करते हुए टाइम, ठीक है, जो भी इन फ्यूचर रेट चल रहा होगा वो हम उसको मानेंगे, उसके थ्रू पेमेंट क्लियर होंगे। अब इन दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, अब दोनों कंफ्यूज हैं, और इंडिया वाले की आंखों से आंसू। बताओ भाई आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या इंडिया वाले को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? अगर उसकी पेमेंट 80 रुपीज पर डॉलर के अकॉर्डिंग क्लियर होगी तो इंडिया वाले को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? बोलो बेटा बोलो। प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये रो क्यों रहा है, ये बताओ मुझे। अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है, देखो इसको लाल लाल आंसू देखो, बताओ भाई, आंखें भी इसकी लाल हो चुकी हैं। अरे आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताओ ना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ढंग से बताना। अभी पहले चल रहा था 60 रुपीज पर डॉलर का रेट, यानी कहने का मतलब कि $1 में कितने रुपीज आ रहे थे? 60, है ना? ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। आज $1 में कितने रुपीज आ रहे हैं जरा बताओ? 80। तो बताओ इंडिया वालों को फायदा हुआ नुकसान हो रहा है इस चेंज के अकॉर्डिंग? बताओ चलो, ऐसे बताओ, इस चेंज के अकॉर्डिंग बताओ, इंडिया वालों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अरे, प्रॉफिट हो रहा है ना। अरे ढंग से देखो, पहले अगर मेरे को $1 खरीदना होता, ऐसे देखो चलो, तो मेरे को सिर्फ 60 रुपीज पे करने पड़ते। आज उसी $1 को खरीदने के लिए इंडिया वालों को 80 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इंडिया वालों को तो लॉस हो रहा है ना। अब हाँ, इस इंडियन रुपए की वैल्यू तो नीचे गिर रही है ना। नीचे गिर रही है ना, इंडिया वालों को तो लॉस हो रहा है। हाँ। अब दूसरे तरीके से देखो इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि $1 में पहले ये लोग हमसे कितने का सामान खरीद लेते? 60 रुपए का सामान खरीद के ले जाते थे आसानी से। आज उसी $1 में ये लोग हमसे 80 रुपए का सामान ले जाएंगे, 20 रुपए का सामान एक्स्ट्रा ले जाएंगे हमसे खरीद के। समझ रहे हो बात को? तो हमें क्या हो रहा है, इंडिया वालों को लॉस हो रहा है बेटा, तभी तो ये रो रहा है, इसकी आंखों से आंसू है, ये देखो आंसू। समझे बात को? ठीक है, तो इनको क्या हो रहा है, इसको हो रहा है लॉस। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारी सरकार क्या कर सकती है? हमारी सरकार बोलेगी ये ऐसा होगा ही नहीं, 80 तक जाएगा ही नहीं। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला, सरकार ने बोला हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आपने 60 पे डील करी थी तो यहाँ भी पेमेंट आपके 60 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आज ये खुश, आज लंबी स्माइल आ गई है चेहरे पे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अगर एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है तो एक्सपोर्टर भी और इंपोर्टर दोनों क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्या होती रहती है, अच्छे से ट्रांजैक्शन स्टेबिलिटी से होती रहती है कंट्री के अंदर। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ना ही एकदम से बढ़ती है ना ही एकदम से कम होती है। यानी कहने का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना एकदम से बढ़ता है ना एकदम से कम होता है।
समझ रहे हो मेरी बात को? स्टेबिलिटी से होता रहता है। तो कंट्री के अंदर हमारी क्या रहती है, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है? स्टेबिलिटी। बिकॉज एनी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, बिकॉज देखो लिखा है ना मैंने, एनी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली। क्या फ्री कैसे ऑपरेट कर सकता है? फ्रीली, विदाउट हैविंग द नोशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट्स। कि भाई फॉरेन से जो पेमेंट्स आएंगे उनके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो फ्रीली ऑपरेट करते हैं। तो इससे क्या इंश्योर होती है? इससे इंश्योर होती है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो जी भाई, भैया। समझ में आया? छवि बेटा कहाँ चले गए थे? भैया वो नेट इशू हो गया था थोड़ा। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना, ये क्लास में भी डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों को शेयर कर दूंगा क्लास में, ये वाली क्लास। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई? ठीक, तो सिंपल था कि भाई पहला एडवांटेज है कि इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। कौन इंश्योर करता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है सारी की सारी। लिखो कर्व्स, कर्व्स स्पेक्यूलेशन, कर्व्स स्पेक्यूलेशन। कर्व्स स्पेक्यूलेशन। कोई मुझे बताएगा स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेशन? बताओ भाई, क्या लिखा है मैंने? हिंदी मेरी वैसे ही बहुत माशाल्लाह है। बताओ। सट्टा। सट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सट्टे को बोलते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है, अब जरा लिखते फिर समझाऊंगा ये सट्टा कहां से आ गया यहाँ पे। लिखो, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन अराइजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ, इन द एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। Speculation arises in the environment of uncertainties and and fixed exchange rate system. Fixed exchange rate, fixed exchange rate system provides a certain environment, a certain environment to operate, to operate, and therefore, and therefore it curbs, CURBS, curbs speculation, speculation in the economy, speculation in the economy, speculation in the economy। ठीक है, लिख लिया? अब जरा बात को ठीक से सुनना और समझना। देखो, सबसे पहली बात जो मैंने वर्ड लिखा है स्पेकुलेशन, मैंने इसका मतलब लिखवाया, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है सट्टा। क्या होता है ये? सट्टा। सट्टे को इंग्लिश में स्पेकुलेशन बोला जाता है। अब सट्टा ना बहुत जगह लगाया जाता है। जैसे ही मैं सट्टे का नाम लेता हूँ आपके दिमाग में आ जाता है आईपीएल सब लोगों के। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा है ना? सट्टे के नाम सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है? आईपीएल। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि सट्टा सिर्फ क्रिकेट पे नहीं लगता। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर सट्टा बहुत जगह लीगल है, बहुत जगह इलीगल है। अब आप बोलोगे सर लीगल कहाँ है सट्टा लगाना? तो मैं बोलूंगा लोग जो शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो भी तो स्पेकुलेशन है। बोलो, एक तरीके से स्पेकुलेशन है या नहीं है सट्टा? कि मैंने 100 रुपए का खरीदा, 150 का बेच दिया। समझ रहे हो बात को? वो भी तो स्पेकुलेशन था। स्पेकुलेशन होता क्या है? जहां पे आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है। क्या है? अनसर्टेनिटी। आज मैंने छवि से शर्त लगाई कि छवि बारिश होगी, छवि कह रही है नहीं सर नहीं होगी। मैंने बोला होगी, छवि कह रही है नहीं होगी। तो मैंने बोला छवि मेरे से शर्त लगा लो, आओ 2,000 रुपए की शर्त लगाते हैं। अगर बारिश हुई तो आप मेरे को 2,000 रुपीज देना, ठीक है, और नहीं हुई तो मैं आपको दूंगा। छवि ने भी 2,000 रुपये रख दिए, मैंने भी 2,000 रुपये रख दिए, ये रहे। ठीक है, और बारिश हो गई।
तो ये 4,000 रुपये मैं घर लेके चला गया, समझ रहे हो? ये कौन लेके चले गए? अमान सर लेके चले गए भाई। तो कहने का मतलब ये सट्टा ही तो है। बारिश होगी या नहीं होगी अनसर्टेन था, मेरे को पता तो नहीं था, हमने गेस करा था, 50-50% चांसेस थे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्यूलेशन। तो ये क्या है? ये स्पेक्यूलेशन। ठीक है। अब ऐसे ही स्पेक्यूलेशन बहुत जगह होता है, स्पेक्यूलेशन इवन जैसे शेयर्स के प्राइसेस पे लग रहा है, ऐसे ही स्पेक्यूलेशन करेंसी पे भी लगता है। अभी आप लोगों के लेवल पे थोड़ा समझना इसको प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। ठीक है, 10 मिनट और लूंगा सेशन। ठीक, आज वैसे भी दूसरे बच्चे आए नहीं है। ठीक, अब जरा ढंग से सुनना। करेंसी की बात करूं, करेंसी में भी सट्टा लगाया जाता है। कैसे? आओ जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं साइड में, हमारे पास अभी खूब टाइम है समझने। इधर देखो, आपको पता होगा हमारे कंट्री के अंदर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, है ना? ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सट्टे लगाए जाते हैं। सही बताऊं, बीइंग ऑनेस्ट, किस किस चीज के प्राइस पे स्पेकुलेशन होती है जरा ढंग से सुनना। एक तो शेयर्स के प्राइस पे स्पेकुलेशन होती है। ठीक है, इवन कमोडिटीज के प्राइस पे भी स्पेकुलेशन होती है। हो सकता है आपको नहीं पता हो। अब आप सोच रहे हो सर कमोडिटीज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, प्याज के एटसेट्रा, आलू टमाटर सब, इवन ऑयल के, नेचुरल गैसेस के, सबके प्राइजेस पे स्पेकुलेशन करी जाती है। ठीक है। अच्छा, और किस किस चीज पे? एक सेगमेंट होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, FNO, ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये आपके समझ से थोड़ा बाहर है। उसके बाद हम बात करते हैं करेंसी के प्राइस पे भी ट्रेडिंग होती है। अब करेंसी के प्राइस पे ट्रेडिंग होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल रुपीज पर डॉलर, रुपीज का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यूरो का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर, पॉन्ड्स का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन सब के करेंसी के प्राइजेस पे भी क्या होती है? स्पेकुलेशन करी जाती है। समझ गए स्पेकुलेशन का मतलब? कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो सकता है, इसके ऊपर सट्टे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बात को, ऑर्गेनाइज लीगलाइज है ये। अब अब मुझे बताओ ये सट्टा कब लग सकता था? ये सट्टा सिर्फ तभी लग सकता है कंट्री के अंदर जब अनसर्टेनिटीज हो। सुन रहे हो मेरी बात? अनसर्टेनिटीज हो तभी सट्टे लग सकते हैं, अदरवाइज नहीं लग सकते। अब अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या? अनसर्टेनिटीज का मेरे को पता नहीं कि फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ डॉलर रुपीस का प्राइस क्या होगा। क्या वो 80 रुपीज, क्या वो 80 रुपीज पर डॉलर से 90 रुपीज पर डॉलर चला जाएगा? ठीक है, या हो सकता है 70 रुपीज पर डॉलर आ जाए, हमें नहीं पता है ना। तो अनसर्टिनिटी है, तो इसके ऊपर सट्टा लग सकता है, अनसर्टिनिटी। ठीक, आप देखते हो होता भी रहता है, रुपीज का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो अब अगर बात हम करें, सरकार ने अगर क्या फॉलो कर लिया, सरकार ने हमारी अगर फॉलो कर लिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा, अगर सरकार ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर लिया तो चांस ही नहीं रहेगा सट्टे लगाने का। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम एक सर्टेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनवायरनमेंट टू ऑपरेट। कहने का मतलब कि सरकार ने बोल दिया कि पूरे साल एक्सचेंज रेट रहेगा 60 रुपीज पर डॉलर, तो यही रहेगा, अब चेंज थोड़ी हो सकता है। तो कैसे सट्टे लगाओगे आप कंट्री के अंदर अपनी करेंसी पे? नहीं लगा सकते ना। तो ये सट्टों को रोकता है। स्पेकुलेशन कब अराइज होता है? स्पेकुलेशन अराइजेज इन द एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनवायरनमेंट। सर्टेन एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कराता है? क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज ही नहीं होना पूरे साल टू ऑपरेट, एंड देयरफॉर इट कर्व्स। कर्व का मतलब रोकना। किसको रोकना? स्पेकुलेशन को इन दी इकोनॉमी। बोलो भाई, समझ में आई या नहीं आई, या ऊपर से चली गई? बोलो भाई बोलो। छवि, शगुन, आ, आ गई भैया। आगे कार्तिक, प्रिया, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी, या मैं ऐसी बोले चले जा रहा हूँ बस? हाँ जी भैया। हाँ, और कार्तिक और शगुन? भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे पास। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास भेज दूंगा आप लोगों को।
ठीक है, इतनी बात क्लियर ओके है। एक, सर। हाँ, एक हेडिंग डाल लो जरा और। लिखो, थर्ड मेरिट enables capital movement, enables capital capital movement, enables capital movement, बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वो तो मैंने क्लास ले ली, क्योंकि क्लास नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा फ्लो में रहोगे, इसलिए मैंने क्लास ले ली है। ठीक है, कार्तिक, मैं भी आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैक्शन रखनी है। ठीक है, चलो यहीं तक ओके रखते सर। हैं, ज्यादा नहीं करना। बाय।